नाज़रीन आदाब। आईने हिंद से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान अतहर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है बच्चों के हुकूक़। नाज़रीन, जिस तरह से हर बालिग़ मर्द व ख़ातून के लिए क़ानून में ख़ास इंतज़ाम हैं, उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही माक़ूल इंतज़ाम किया गया है, उसी तरह से बच्चों के हुकूक़ की पामाली ना हो, उनके हक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, इसका इंतज़ाम भी हमारे क़ानून में बख़ूबी किया गया है। नाज़रीन, बच्चियों को वजूद में आने से पहले ख़त्म कर दिया जाता है। वो बच्चे जिनके खेलने की, कूदने की उम्र होती है, तालीम हासिल करने की उम्र होती है, स्कूल जाने की उम्र होती है, उनके तमाम हुकूक़ की पामाली करके उन्हें लगा दिया जाता है काम पर, ढाबों में, कारखानों पर और मुख्तलिफ़ किस्म के कामों पर। तो इस सिलसिले में क़ानून क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है इन बच्चों का, आइए देखते हैं बच्चों के हुकूक़ में तफ़सील से। बच्चों पर होने वाले जुल्म को रोकने और उन्हें तालीम, खाना और सेहतमंद माहौल देने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाए गए हैं। हिंदुस्तान में आईन के आर्टिकल 3/15 के तहत बच्चों की हिफाजत के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम का हक दिया गया है। इस आर्टिकल को नाफिज करने के लिए सरकार ने बच्चों के हुकूक में मुफ्त और ज़रूरी तालीम एक्ट 2009 नाफिज किया है। बच्चा मजदूरी भी जुर्म है, इससे मुताल्लिक़ आर्टिकल 23 और 24 बनाया गया। बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए 2006 में नेशनल चाइल्ड सिक्योरिटी एक्ट यानी कौमी बच्चा तहफ़्फ़ुज़ कानून बनाया गया और उसकी बुनियाद पर कौमी कमीशन बराए तिफ़्ल का क़याम अमल में लाया गया। बच्चों का ये कमीशन मुल्क भर में बच्चों पर होने वाले मुज़ालिम पर मिलने वाली शिकायत पर काम करता है। 18 साल तक के बच्चों के जुर्म करने पर उन्हें जेल नहीं भेजा जाता, उन्हें बच्चा इस्लाह घर भेजा जाता है और बच्चों को इंसाफ दिलाने वाले कानून द जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने इनके मामलों की समाअत होती है। आम अदालतों में बच्चों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ख्वाह जुर्म कितना ही संगीन क्यों ना हो। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से बच्चों के हुकूक़ की पामाली के सिलसिले में हमारे क़ानून में सख्त इक़दामात किए गए हैं, लेकिन मालूमात की कमी की वजह से हम इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। बहुत तफसील से जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में आगे गुफ्तगू सेगमेंट के ज़रिए, जिसमें हमारे रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी बातचीत कर रहे हैं माहिर क़ानून जनाब MJ रहमान साहब से। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आज बच्चों के हुकूक़ की और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं रहमान साहब। रहमान साहब, आपका खैर मक़दम है और मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि बच्चों के बुनियादी हुकूक़ क्या हैं और इनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून क्या क्या हैं, आइन में वो कौन कौन सी दफ़ात हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बच्चों के हुकूक़ का जहाँ तक सवाल है, ये एक कुदरत की नेमत होती है। बच्चे जो होते हैं, इनको जितना खुलूस, जितना प्यार और जितनी अच्छी तरह परवरिश हो, बच्चा उसी तरह से पलता बढ़ता है। ये बिल्कुल एक पौधे और दरख्त का सा हिसाब किताब रहता है। इसकी ज़रूरत को हमारी गवर्नमेंट ने भी पहचाना और 1948 में एक्ट बनाया गया, फैक्ट्रीज़ एक्ट। उसमें बिल्कुल 14 साल की कम उम्र के बच्चे बैन थे, वो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। फिर 1952 में उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसमें माइन एक्ट कहलाया। उसमें 18 साल से नीचे का बच्चा माइंस में काम नहीं कर सकता था। उसके बाद उन्होंने फिर और उसको बढ़ाया, चाइल्ड एक्ट बनाया कि प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें 1986 में बना। उसके बाद उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ बच्चों के लिए कोशिश की गई, जो 2006 तक बढ़ा, फिर 2008 तक आया। 2009 में फिर एक कंपलसरी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। उसमें ये कहा गया कि
बच्चों को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए और 25% उन्होंने रिजर्वेशन दिया कि स्कूल्स में इनके एडमिशन्स होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट के जो एफ़र्ट्स रहे, गवर्नमेंट की सोच अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा रहा कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसका पूरा फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंच पाया और जो इसके हकदार थे उन तक वो बात नहीं पहुंच पाई। मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ सर कि हुकूमत की जानिब से जो हमारे आइन ने हुकूक दिए हैं बच्चों के, तो हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो कितने कारगर हैं? हुकूमत के इक़दाम, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया अभी, कि उन्होंने ये सिर्फ़ एक्ट के दायरे में भी रखा और इसके ऊपर फ़िलहाल 600 करोड़ रुपए का ख़र्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं समझता हूँ वो बहुत कम है। इसको भरपूर करने के लिए मुझे बड़ी खुशी ये कहते हुए कि NGOs सामने आ गए। उसमें बचपन बचाओ आंदोलन हुआ और केयर इंडिया हुआ, राइट इंडिया है, और इस किस्म के NGOs आए जिन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ किया बच्चों का और बड़ी उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ इस किस्म के कौमों को। लेकिन हक़ ने जो एक सर्वे किया उसमें ये पाया कि जो बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो बच्चे हैं SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी के, मुस्लिम्स हैं और OBCs हैं। तो इसके जो अगर आप गहराई में जाएं तो अंदाज़ा ये होता है कि जहां गुर्बत है वहां इस किस्म के बच्चे ज़्यादा पाए जाते हैं। रहमान साहब, आपका जवाब यकीनन काबिल तारीफ़ है और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि क़ानून में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हुकूक हैं। बावजूद इसके हम ये देखते हैं कि आज भी इस्तेसाल रुक नहीं रहा है और जो गरीब बच्चे हैं उनका इस्तेसाल मुस्तकिल जारी है। तो इससे बचने के लिए क्या इक़दामात किए जाने चाहिए और क्या आपको लगता है कि NGOs ने क़ानून की मदद से बच्चों को जुल्म और ज़्यादती से बचाया है? क्या आपको कहीं ऐसा नज़र आता है कुछ? पहला हिस्सा तो मेरी नज़र में ये है कि 2001 के सर्वे के मुताबिक ऐसे बच्चों की तादाद 12.6 मिलियन थी। फिर अभी जो बात कही गवर्नमेंट की तरफ से जो आंकड़ा हैं उसमें 20 मिलियन है, 20 मिलियंस पॉपुलेशन, लेकिन जो अनऑफिशियल फिगर्स आ रही हैं सामने उसमें 50 मिलियंस की बात है। इसका मतलब पॉपुलेशन के तनासुब से ये बच्चों की तादाद भी इस तरफ बढ़ रही है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। लेकिन NGOs ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे याद है कि एक NGO जो बिगेस्ट एजुकेशन इस मामले में काम कर रहे थे बच्चों के लिए, उन्होंने 2005 में 500 बच्चों को ज़री वर्क से पुलिस की मदद से छुड़वाया। काफ़ी बड़ा काम था। अगर इस तरीके से, और हम लेटली देख रहे हैं कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से और पुलिस की तरफ से काफ़ी इक़दामात किए जा रहे हैं और छापे मारे जा रहे हैं और बच्चों को इस बातों से सबसे आज़ाद किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उनका बचपन वापस लौट रहा है। तो ये ज़्यादातर जो गरीब स्टेट्स हैं वहाँ ज़्यादा इसकी पाया जा रहा है, जहाँ गुर्बत ज़्यादा है। मसलन यूपी में हालात ख़राब हैं, बंगाल में ख़राब हैं, उड़ीसा और बिहार में ख़राब हैं। वहाँ इस किस्म के बच्चों की तादाद कहीं ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि दिल्ली की ओर। रहमान साहब, एक बहुत जनरल सा सवाल मैं करना चाहता हूँ। एक ज़माना वो था कि घर में भी बच्चों के साथ ज़्यादती होती थी और जब वो स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी टीचर ज़्यादती करता था, असातिज़ा की जानिब से ज़्यादती होती थी। लेकिन आज हालात बदले हैं, और हम ये देख रहे हैं कि स्कूल जाने से बच्चे रोते नहीं हैं बल्कि खुश होते हैं कि आज मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि वहाँ एक अच्छा माहौल पैदा किया गया है। लेकिन अभी भी ये शहर की हद तक महदूद है, गांव में शायद वही रवैया है। तो आखिर इस चीज़ को आप किस शक्ल में देख रहे हैं, इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं? शहर के हिसाब से तो ये तब्दीली बिल्कुल जायज़ है और हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर हो गए हैं और बच्चों को इस तरह से परवरिश उनकी कर रहे हैं कि बच्चे एक अच्छे शहरी बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें। और अच्छे स्कूलों में हर पेरेंट की कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, और जो इस काबिल नहीं भी है अच्छे स्कूल में भेजने की, उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। इसी को देखते हुए हुकूमत ने 25% रिजर्वेशन स्कूलों में दिया, लेकिन वो पूरी तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो काफ़ी उस कैटेगरी के बच्चे एक आम, मतलब उस कैटेगरी, उस लेवल के बच्चों के साथ आ जाएंगे जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, इस जो एक मुल्क और कौम का सरमाया बनेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये एक मुल्क के लिए एसेट बने, ना कि
خدا نخواستہ یہ لائبلٹی بن جائیں کنٹری کے لیے کہ ان کو اگر جاب نہ ملے اور یہ جاہل رہ جائیں اور صحیح طریقے سے ان کے ٹیلنٹ کا استعمال نہ ہو. تو اس وجہ سے میرا خیال تو یہی ہے کہ ان بچوں پر زیادہ توجہ دی جائے اور حکومت توجہ دے اور یہ اس کے اوپر خرچ زیادہ کیا جائے، اس لیے کہ تھوڑے خرچ سے یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا جا سکتا. پاپولیشن کافی زیادہ ہے گاؤں میں، ابھی تک بچوں پہ مظالم ہیں. 10 سال کا بچہ مزدوری پہ نکل جاتا ہے باپ کے ساتھ، تو وہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. توجہ اسکول میں ایجوکیشن جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ویجیلنس اور مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، جو آج کل نظام میں نہیں ہو پاتی. گورنمنٹ نے کافی اسکول کھول رکھے ہیں، ٹیچرز بھی رکھ رکھے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ٹیچرز وہاں نہیں پہنچتے اسکول میں، تنخواہیں گھر بیٹھے مل جاتی ہیں. یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس طرح سے بچے کبھی آتے ہیں اسکول نہیں آتے ہیں اور اس کو اتنا کیجولی لے لیتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایک ریئل ایجوکیشن بچوں کو دینی چاہیے وہ معیاری ایجوکیشن اس بچوں کو نصیب نہیں ہوتی. کہ ہفتے میں 2 دن کلاس لیے اور بچوں کی چھٹی کر دی گئی، بچوں کو کلاس بڑھا دیے گئے ان کو، لیکن جب وہ بچہ 7th 8th میں آتا ہے تو وہ شہر کے بچے کے مقابلے میں 3-4 درجے پیچھے ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے گورنمنٹ کو یہ خیال رکھنا ہے. اب جو گورنمنٹ نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، شہروں میں بھی اسکول کھل رہے ہیں، گاؤں میں بھی کھل رہے ہیں، لیکن ان کی مانیٹرنگ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. ٹیچرز وہاں نہیں آ رہے ہیں، پیرنٹ بھیجتے ہیں اسکول، بچے بیچارے بیٹھ کے 2-4 گھنٹے بیٹھ کر پھر واپس چلے جاتے ہیں چونکہ صاحب آج ٹیچر ہی نہیں آیا. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی سخت ہونا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا پیغام دیں تاکہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس پہ قابو پایا جا سکے اور جو آئین نے حقوق دیے ہیں بچوں کو اس کا صحیح عمل ہو سکے، اس کا صحیح نفاذ ہو سکے. میں آپ سے بس یہی درخواست کروں. نہیں، بہت اچھی بات کہی آپ نے. گورنمنٹ کی طرف سے تو میں یہی کہوں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پلانس میں ایک فنڈنگ ہو سکتی ہے میکسیمم، وہ فنڈنگ کی جائے. فنڈنگ بہت ضروری ہے. اور جہاں تک پرورش اور اچھی تعلیم کا معیار کو لانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے، اور توجہ دے بھی رہی ہے. سنگل چائلڈ اگر گرل ہے تو اس کے لیے اس کو پریفرنس ملتا ہے. گورنمنٹ نے یہ ریلائز کر لیا ہے کہ جب تک کہ اس بچی کی تعلیم نہیں ہوگی، جب تک وہ ایک اچھی ماں نہیں بن پائے گی، جب تک ایک پڑھی لکھی ایک مقام پر نہیں پہنچ پائے گی، تب تک وہ پورے خاندان کو نہیں چلا پائے گی. اس لیے میرے خیال میں لڑکے سے زیادہ لڑکیوں کے توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہی ایک سوسائٹی کو لے کے چلتی ہیں اور وہی اپنے ایک ملک کے معیار کو قائم کرتی ہیں اس کا. تو میرے خیال میں لڑکیوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ہمارے فیملیز کو بھی چاہیے کہ لڑکیوں کو سمجھیں، لڑکیوں کو درجہ دیں، برابری کا درجہ دیں، اور لڑکے سے کسی طرح کم نہ سمجھیں، کوئی کمپلیکس لڑکی میں نہ آئے. اور آج کل کی لڑکیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اربن میں تو کافی، لیکن رورل ایریاز میں ابھی امتیاز ہے، اس کو ذرا مٹانا پڑے گا. وہاں اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. وہ کام گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، NGO بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سوسائٹی ایز اے ہول اگر اس کو لے کے چلے، ایک مہم لے کے چلے ملک کے لیے کہ ہمیں کرنا ہے اور اس کو کسی لیول پہ لا کے چھوڑنا ہے. مجھے افسوس ہے کہ 65 سال میں بھی ہم وہ بچے نہیں تیار کر پائے جن کا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا، یا پنڈت جواہر لال نہرو نے خواب دیکھا ہوگا، یا گاندھی جی نے خواب دیکھا ہوگا، مولانا آزاد نے خواب دیکھا ہوگا، چونکہ وہ تھے. تو میری سبھی ایک سوسائٹی کے سبھی طرف سے یہ ایک گزارش رہے گی کہ ہر شخص جو جہاں ہے وہ یہ کوشش کرے کہ بچوں کو ایک بہتر انسان اور ایک اچھا انسان بنا سکے. رحمان صاحب، آپ نے جو جوابات دیے یقیناً وہ قابل تعریف ہیں، اور اس سے ایک سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں بیداری بھی پیدا ہوگی. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی مطمئن ہوں گے رحمان صاحب کے جواب سے، اور اب اپنے حقوق کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس پر قدغن لگائیں گے اور صحیح فیصلہ لیں گے، اور بچوں کی تعلیم کی طرف اور بچوں کے حقوق کی طرف آپ بھی سرگرم عمل ہوں گے. ناظرین، بچوں کے حقوق کے سلسلے میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے اپنے سیگمنٹ گفتگو کے تحت ماہر قانون جناب MJ رحمان صاحب سے اپنے رپورٹر کی بات چیت، جس میں بہت ہی تفصیل سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کی خلاف ورزی کے لیے قانون نے کیا سزائیں طے کی ہیں.
तो नाज़रीन, प्रोग्राम में अब तक हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की बच्चों के हुकूक़ के सिलसिले में। क्या हैं कानून, क्या है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात, बहुत सारे सवालात के जवाब हमें अब तक मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारे कानून इस सिलसिले में बाकी हैं और बहुत सारी मालूमात अभी भी लेनी है। कई सवाल हमारे जहन में हैं और कई सवाल उन बच्चों के जहन में हैं जो कि कानून की तालीम इस वक्त हासिल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन तमाम सवालात के जवाब, जिनके जवाब दे रहे हैं माहिर कानून अपने सेगमेंट रूबरू के तहत। हमारा नाम खदीजा शेख है और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मैं चाइल्ड राइट्स और विमेन राइट्स पे कानूनी तौर पे औरतों की और बच्चों की हेल्प कर रही हूँ। आई एम अ सोशल वर्कर। मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि अगर निजी ज़िंदगी में कोई वकील औरतों के या बच्चों के हक़ के लिए कोई तवज्जो नहीं देता है, तो क्या वो कानूनी तौर पे उन औरतों और बच्चों के हक़ की लड़ाई सही से लड़ सकता है क्या? ये पूरा ताल्लुक़ एक सोशल कुछ सवाल है आपका। एक ये डिपेंड करता है इंसान की ब्रॉड माइंडनेस के ऊपर और वसीउ नज़री के ऊपर कि उसके किस किस्म के ख़यालात हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारे इसमें मुझे कहने में कोई तामुल नहीं है कि हमारी सोसाइटी तो एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है। और उसका असर ज़ाहिर सी बात है इंसान के जहन का फ़िक्र का ताल्लुक़ उसकी निजी ज़िंदगी पर भी हो सकता है और समाजी उस पर भी होता है। लेकिन आम तौर से लीगल प्रोफेशन में वो नहीं आना चाहिए, ऐसा हमें कोशिश किया जाना चाहिए। लेकिन उसका अगर कोई वकील अपने केस को सही तरीके से नहीं रख पाता है तो उसको कोर्ट भी ऑब्ज़र्व करता है और कोर्ट भी देखता है वो तमाम सारी चीज़ें कि वो उसका डिसाइड तो फैसला तो कोर्ट को ही करना होता है। देखिए, एक अच्छा वकील बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है और जो अच्छा इंसान होगा वो पहले अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अच्छा होगा और जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अच्छा होगा वो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने मौक्किलीन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन सवाल दरअसल किसी ख़ास शख्स के बारे में है या ऐसा आपका अपना कोई ज़ाती तजुर्बा रहा है। आम तौर पे जो वकील होते हैं, वकील हजरात का जो हमारा 25 साल का तजुर्बा है, उसमें ये देखा गया है कि वकील अपने केस को बहुत ईमानदारी से लड़ता है, क्योंकि उसकी मेरिट और डीमेरिट उसके केस के हिसाब से ही तय की जाती हैं। और अगर कोई वकील अपने केस के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है तो वो कोर्ट की नज़र में आ जाता है और उसका नुकसान सीधा सीधा उस वकील को ही पहुंचता है। मेरा नाम मोहम्मद मोनिस सैफ़ी है। मैं जामिया लॉ फैकल्टी में तालिब इल्म हूँ और मेरा सवाल ये है कि चाइल्ड राइट्स के बारे में हमारा समाज, हमारा मुआशरा इतना अवेयर है कि वो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड जितने भी केस हैं, बाकी केसेस से कंपेयर अगर हम करें तो उतने केसेस कोर्ट में आते हैं या नहीं आते? मैं समझता हूँ बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है एक्सप्लॉयटेशन की, मैं समझता हूँ न सिर्फ चाइल्ड बल्कि वुमेन या लेबर या और किसी भी किस्म का इस्तेहसाल और एक्सप्लॉयटेशन हो, कोर्ट में बहुत कम केसेस जा पाते हैं। चाइल्ड एब्यूज़ के वाक़यात अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज की वजह से अब केसेस कोर्ट्स में आने लगे हैं। लेकिन दूसरे केसेस के मुकाबले में इनकी तादाद अभी भी बहुत कम है और सेंसिटिविटी इस सिलसिले में होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के हुकूक पामाल होते हैं, फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, केस रजिस्टर होना चाहिए ताकि डेटरेंस हो और लोगों के अंदर एक खौफ हो और इस तरह के वाक़यात रूपज़ीर ना हो। सर, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया में फ़ाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि इसके बावजूद कि हमारे पास बहुत सारे लॉज़ हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं चाइल्ड लेबर को, लेकिन इसके बावजूद जो ज़मीनी सच्चाई ये हमें देखने को मिलता है और तजुर्बा करने को मिलता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जहाँ पर हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट है, आज भी जो बहुत सारे बच्चे हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मुलव्विज़ हैं। चाइल्ड लेबर और बाउंडेड लेबर भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से इंटीरियर के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं जो ज़मीनी हकीकत, जो आपने कहा ज़मीनी हकीकत और जो लीगल सिस्टम है, लीगल जो प्रोविजंस हैं, उसमें बहुत बड़ा एक फ़र्क है। और लॉ में तो ये भी है कि सिर्फ आप जो है अगर वो माइनर होता है कोई बच्चा
تو اس سے نہ صرف کوئی لیبر کا کام یا کسی قسم کا کام، یعنی گھر کا کام بھی نہیں لے سکتے. لیکن یہ بہت عام بات ہے کہ آپ جو ہے گھر کے اندر میڈ سرونٹ جو ہے وہ مائنر ہی عام طور پہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت واضح، وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن بہت واضح رولس ہیں. اس میں کوئی بھی شخص اس کی کمپلین کر سکتا ہے، اور یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوسائٹی میں کتنی اویئرنیس ہے اور کتنی بیداری ہے. اگر آپ کے سماج میں، معاشرے میں بیداری ہے تو نہ صرف آپ وہ نہیں کریں گے بلکہ وہ کسی دوسرے کو بھی کرنے سے آپ روک سکتے ہیں. تو ناظرین، روبرو کے تحت ابھی ہم دیکھ رہے تھے تمام طالب علموں کے سوالات جن کا تعلق تھا بچوں کے حقوق سے جڑا ہوا، اور ان کے سوال کے جواب دے رہے تھے ماہر قانون. ناظرین، بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، بچے معصوم ہوا کرتے ہیں، ہمارے آپ کی محبت کے مستحق ہوتے ہیں، اور یہ معصوم بچے جن کی عمر ہوتی ہے کھیلنے کی، کودنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی، اور یہ ان کا بنیادی حق بھی ہے جس کی ہمیں تحفظ کرنا ہے، جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور ان معصوم بچوں کو پھلنے پھولنے کا پورا موقع دینا ہے. آج کا ہمارا شمارہ جو تھا اسی پر منحصر تھا، جس کا عنوان تھا بچوں کے حقوق. انصاف کے دروازہ کے آئندہ شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اطہر کو دیں اجازت.